नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर। आरोपी आफताब का बड़ा कबूलनामा। कहा पहचान छिपाने के लिए श्रद्धा का चेहरा जला दिया था। इंटरनेट से आरोपी ने जानकारी ली थी। पहचान छुपाने के लिए श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े किए थे, फिर उसका चेहरा जला दिया था ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। बड़ी खबर, आरोपी आफताब का बड़ा कबूलनामा। और उसने ये भी बताया कि इंटरनेट से वो जानकारी लेता था मर्डर कैसे किया जाए, किस तरह से पुलिस की गिरफ्त में ना आ पाए, कत्ल करें, अपराध करें और पकड़ में भी ना आए। ये तमाम जानकारी उसने इंटरनेट से ली। कैसे कत्ल करना है, कैसे उसकी पहचान छिपानी है, ये कबूल किया है। खुद आफताब ने ये कबूलनामा किया है कि पहचान छिपाने के लिए उसने श्रद्धा का चेहरा जला दिया था। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। श्रद्धा की हत्या को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आखिर श्रद्धा का कत्ल कब हुआ, कितने दिन तक कातिल आफताब ने उसके टुकड़े किए, 35 टुकड़ों का सच अब तक बाहर नहीं आया है। श्रद्धा मर्डर केस में अब सवाल यह है कि आखिर उसका मर्डर कब हुआ। सवाल की वजह दो दावे हैं। पहला दावा पुलिस का है जो कह रही है कि श्रद्धा का मर्डर मई में हुआ। दूसरा दावा दोस्त लक्ष्मण नडार का है जो कह रहा है कि जुलाई में उसकी श्रद्धा से बातचीत हुई थी। पुलिस के दावे के ठीक उल्टा न्यूज 18 से बातचीत में लक्ष्मण ने दावा किया कि जुलाई में श्रद्धा ने व्हाट्सएप के जरिए उससे कांटेक्ट भी किया था। श्रद्धा काफी डरी हुई थी, तब उसने कहा था कि मुझे बचा लो वरना आफताब मार डालेगा। एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। इसके अलावा पुलिस के सामने चुनौती श्रद्धा का मोबाइल तलाशने की है। जांच के दौरान पता चला कि आफताब ने श्रद्धा का मोबाइल मुंबई में कहीं फेंका है। पुलिस अब श्रद्धा के मोबाइल को बरामद करने के लिए उसका आखिरी लोकेशन निकाल रही है। उसका बताने का तरीका, उसका स्टेटमेंट, वेरिएशंस और हमने जो एनालिसिस किया था, टेक्निकल जो एनालिसिस हुआ था, उस हमें मालूम हुआ था कि वो झूठ बोल रही है। इसके अलावा अभी तक हत्या के बाद शव को काटने के लिए इस्तेमाल हथियार भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि आफताब ने जिस हथियार से श्रद्धा की बॉडी काटी थी उसे उसने दिल्ली में डस्टबिन में फेंक दिया था। उसको तलाश करना पुलिस के लिए चुनौती है। इसके साथ ही आफताब ने श्रद्धा और अपने खून से सने कपड़े कूड़ा उठाने वाली एमसीडी की वैन में डाल दिए थे। आफताब से पूछताछ के बाद उसकी नई गर्लफ्रेंड के बारे में भी पता चला है। आफताब और दूसरी लड़की डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। पुलिस अब इस डेटिंग ऐप से आफताब के प्रोफाइल की जानकारी जुटाएगी। पुलिस जानेगी कि आफताब किन लड़कियों से मिला और क्या हत्या की वजह इनमें से कोई लड़की तो नहीं। इन तमाम सवालों के अलावा एक सबसे अहम सवाल श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री में ये भी है कि क्या आफताब मर्डर के इरादे से ही श्रद्धा को दिल्ली लेकर आया था। आफताब और श्रद्धा मुंबई से दिल्ली 8 मई को आए थे। यहाँ से पहाड़गंज के होटल और फिर साउथ दिल्ली में रहने लगे। साउथ दिल्ली के बाद मेहरौली के जंगल के पास फ्लैट लिया था। दिल्ली पहुंचने के 10 दिन बाद यानी 18 मई को आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। पुलिस ने आफताब को जंगल के पास फ्लैट दिलाने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है। श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए पुलिस एक तरफ तमाम पहलुओं को खंगाल रही है तो दूसरी तरफ सबूतों को जुटाने की कोशिश। इसी बीच जंगल से बरामद बॉडी पार्ट को भी डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है जो इस केस में अहम सबूत साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सुशील पांडे मेरे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, आफताब का एक और नया कबूलनामा, चेहरा जलाया था पहचान छुपाने के लिए और जानकारी इंटरनेट से ले रहा था वो।
बिल्कुल साफ तौर से जिस तरह श्रद्धा को मारने के लिए फिलहाल आफताब ने तमाम चीजें इस्तेमाल की, चाहे वो चेहरा जलाने की बात हो या इंटरनेट से मारने के बाद उसके लाश को छुपाने की बात हो, इन तमाम प्रक्रिया के मामले में फिलहाल दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और रोज नए नए खुलासे फिलहाल दिल्ली पुलिस उन आफताब के बयान और उन तमाम चीजों को लेकर दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आफताब को ये माना जा रहा है कि आज दिल्ली पुलिस थोड़ी देर में यानी कि 2 बजे के आसपास साकेत कोर्ट में पेश करेगी और दिल्ली पुलिस ये बताएगी कि जिस तरह दर्दनाक मौत फिलहाल श्रद्धा को आफताब ने दी है उसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि इस पूरे मामले पर रिमांड भी मांग सकती है दिल्ली पुलिस 10 दिन की और ये बताएगी कि अभी इस पूरे मामले में जो तमाम हथियार जो फिलहाल श्रद्धा को मारने में इस्तेमाल हुए हैं उसका फिलहाल बरामदगी करनी है और साथ ही साथ उस घटना के समय पहने गए जो कपड़े हैं उसकी बरामदगी करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात दिल्ली पुलिस कोर्ट में आज ये भी बता सकती है कि इस पूरे मामले में जो 35 टुकड़े किए गए श्रद्धा के उन तमाम टुकड़ों को कहाँ छुपाया गया है, इसके मामले में भी रिमांड मांगने की कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ नार्को टेस्ट का भी हवाला दिया जा रहा है कि आफताब का दिल्ली पुलिस नार्को टेस्ट भी करवा सकती है, जिसको लेकर अजी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की है। अब ये माना जा सकता है कि लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में दिल्ली पुलिस आफताब को कोर्ट में पेश करेगी और इसी बाबत साकेत कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिस हथियार से मर्डर किया गया वो हथियार बरामद हुआ, वो कपड़े जो उस वक्त पहने गए थे वो कपड़े बरामद हुए। सुशील, उस वक्त जिस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया था वो हथियार वो कपड़े ये बरामद हुए और जिस चीज से श्रद्धा का चेहरा जलाया गया पहचान छिपाने के लिए वो लिक्विड वो चीज किस चीज से जलाया गया था ये साफ हुआ। जी देखिए, फिलहाल अभी इस पूरे मामले में न वो हथियार दिल्ली पुलिस को बरामद हुए हैं न वो कपड़े जो और श्रद्धा का मोबाइल पहने गए थे। जी देखिए, अभी फिलहाल इस पूरे मामले में ना हथियार बरामद किए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, ना कपड़े बरामद किए गए हैं और जो लिक्विड जिससे श्रद्धा का चेहरा जलाया गया, जो एक नया अभी फिलहाल खुलासा दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है, उन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल सर्च कर रही है पुलिस, पूछताछ कर रही है आफताब से। क्योंकि आफताब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को अभी तक जो दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं सीधा जवाब नहीं दे रहा है और इसीलिए फिलहाल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के लिए ये थ्योरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में जब कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा तो ये देखना बेहद अहम होगा कि दिल्ली पुलिस रिमांड कितने दिन की मांगती है। ये भी देखने वाली बात होगी, जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो आफताब को फिलहाल दिल्ली से मुंबई लेके जाना चाहते हैं और वहां देखना चाहते हैं। जिस तरह आफताब को लेकर एक नया खुलासा हुआ है कि वो डेटिंग ऐप पर नई नई लड़कियों से फिलहाल बातचीत करता था, तो इन तमाम पहलुओं को फिलहाल कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 35 टुकड़े फिलहाल किए गए हैं श्रद्धा के, उन तमाम टुकड़ों को कहां पर छुपाया गया है और वो कहां पर फिलहाल आफताब गया था। ये भी माना जा रहा है कि दिल्ली के त्रिलोकपुरी में पिछले कुछ महीनों में कुछ फिलहाल टुकड़े शरीर के मिले थे। तो ये दिल्ली पुलिस की थ्योरी में चीजें निकल के आ रही हैं कि क्या वो श्रद्धा के बॉडी पार्ट थे या नहीं। तो ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा माना जाएगा जब दिल्ली पुलिस इस थ्योरी को लेकर आगे बढ़ेगी। श्रद्धा के माता पिता ने आफताब के माता पिता से बात की थी, श्रद्धा के बारे में पूछा था। आफताब के माता पिता ने कहा था कि आपकी बेटी कहीं चले गई है, हमें नहीं पता है। क्या अब आफताब के माता पिता से ही पूछताछ हो रही है, कहीं उनकी भूमिका को लेकर भी जांच हो रही है? जी देखिए, ये एक बड़ा पहलू है जिस पर फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से आज ये जानकारी दी गई है कि इस दिशा में अभी फिलहाल कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है। लेकिन ये जरूर है कि आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस आफताब के माता पिता से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जब श्रद्धा गायब हुई तो उनके माता पिता लगातार आफताब से संपर्क कर रहे थे और इसी बाबत उन्होंने उनके माता पिता से भी बात की थी। लेकिन अगर उनके माता पिता से जो कन्वर्सेशन हुआ और उस कन्वर्सेशन के दौरान उन्होंने ये कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, तो इस दिशा में निश्चित रूप से शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। ज्ञानवापी परिसर का कब्जा भगवान आदि विश्वेश्वर को सौंपने और वहां मिले शिवलिंग के दर्शन पूजन का अधिकार देने की मांग को लेकर विश्व वैदिक सनातन संघ के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह के प्रार्थना पत्र पर आज सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में सुनवाई होगी। अदालत में मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं,
इस पर मंदिर और मस्जिद पक्ष की ओर से दलीलें पूरी होने के बाद अदालत के आदेश का इंतजार है। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने सहित 3 मांगों को लेकर भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के मुकदमे की सुनवाई आज वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। ग्रेटर नोएडा के तुगलकपुर गांव में बुधवार को भीषण आग लग गई। इसमें कई दुकानें जलकर राख हो गई हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आग लगने के बाद दुकानें धू-धू कर जलने लगी और उनमें से धुएं का गुबार उठने लगा। आग लगने के बाद भगदड़ मच गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने जान पर खेलकर आग को बुझाने का प्रयास किया। ग्रेटर नोएडा के इस गांव में ज्यादातर दुकानें स्थानीय लोगों की हैं। कई दुकानें जलकर खाक हो गई इस आग के तांडव में, लेकिन कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। ग्रेटर नोएडा के तुगलकपुर गांव में ये भीषण आग लगी है। कई दुकानें इस आग की जद में आकर खाक, लेकिन कारण क्या रहे वो अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं। हिमाचल प्रदेश के कसौली के धर्मपुर में बड़ा हादसा हो गया। यहां निर्माणाधीन दीवार गिरने से 3 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। इसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि तीसरे मजदूर ने मलबे से बाहर निकाले जाने के समय दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम सोलन पहुंचे और हालात का जायजा लिया। यहां निजी स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ। एसडीएम ने मौका मुआयना भी किया। रायसेन में धर्मांतरण के चक्कर में फंसे 3 बच्चों का दमोह में हिंदू संगठनों ने पवित्रीकरण करवाया है। सिविल वार्ड के शिव पार्वती मंदिर में 2 बच्चियों के कन्या पूजन और 1 बच्चे को मंगल तिलक लगाकर वापस हिंदू धर्म में आने पर स्वागत किया गया। पवित्रीकरण के बाद बच्चों के पिता हरपाल उन्हें अपने साथ लेकर गांव वापस आए। भोपाल में 2019 में बाल संरक्षण समिति ने बच्चों को अपने संरक्षण में ले लिया और बच्चे रायसेन पहुंच गए, लेकिन उनका वहां धर्मांतरण करवा दिया गया था। मामले का खुलासा बाल संरक्षण अधिकार आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने किया था और अब 3 साल बाद बच्चों की हिंदू धर्म में वापसी हुई है। बाल में गुम गए थे हमारे बच्चे। बाल संरक्षण समिति वाले लोग उठा के ले गए थे नेहरू नगर वाले। नेहरू नगर वालों से हम मांगने तो 10-20 बार गए, लेकिन उनने नहीं दिए, ना मिलने दिया ना बच्चे दिए। इसके बाद उनने हमारा जिला मंडदीप राशन पड़ता था, उन्होंने राशन ट्रांसफ़र कर दिए, तो राशन में भी नहीं मिलने दिया। राशन में मेरी लिखा पढ़ी की तो दमोह जिला पड़ा, तो दमोह में ट्रांसफ़र किए गए हमारे बच्चे 8 महीना पहले। इनको अपने घर वापस लाया गया है। आज वो यहाँ मंदिर में आए थे अपने पिता के साथ, जहाँ पर पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ उनके साथ पूजन किया गया। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सियासी हलचल अब तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में आज कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सहित सत्ता के गढ़ में बैठे लोग मतदाता डेटा की चोरी, धोखाधड़ी और प्रतिरूपण के लिए जिम्मेदार हैं। सीएम बोम्मई, उनके अधिकारी, सरकारी अधिकारी, बीबीएमपी के लोग और राज्य चुनाव प्राधिकरण लोकतंत्र को रोकने में भागीदार है। वोट का हक चुराने का षड्यंत्र सामने आज आया है। किस प्रकार से एक प्राइवेट एजेंसी को आगे लगाकर बीबीएमपी के इंचार्ज मंत्री, जो खुद मुख्यमंत्री हैं श्री बसवराज बोम्मई, बीबीएमपी के चीफ कमिश्नर जो खुद इलेक्टोरल ऑफिसर बेंगलुरु के हैं, और सब लोगों ने मिलकर एक प्राइवेट संस्था के साथ मिलकर किस प्रकार से आम साधारण भोले भाले लोगों का वोट का अधिकार चोरी करने का षड्यंत्र किया, वो आज तथ्यों और कागजात के साथ उजागर हो गया। एक प्राइवेट एंटिटी को बगैर इश्तहार दिए एक दिन दरखास्ती, दूसरे दिन वोटर अवेयरनेस का काम सौंप दिया जाता है बेंगलुरु की 28 विधानसभाओं का, और वो प्राइवेट एजेंसी
फर्जी बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स के कार्ड बनाकर अपने कॉन्ट्रैक्टेड कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी दिखाकर वोटर का सारा डेटा चुरा लेते हैं। और यही नहीं, उस एजेंसी के द्वारा चोरी का काम ये सब कॉन्ट्रैक्ट भी। सीएम मुंबई पर कांग्रेस के गंभीर आरोप, चुनाव से पहले सियासत, विधानसभा चुनाव से पहले अब सियासत तेज हो गई, मतदाताओं के डेटा चोरी करते हैं मुख्यमंत्री। राजस्थान की सियासत पर बड़ी खबर, पार्टी अभी किसी को अतिरिक्त प्रभार देगी, प्लेनरी सेशन तक प्रदेश में कोई बदलाव नहीं होगा। राजस्थान को अभी पूर्णकालिक प्रभारी के लिए करना होगा इंतजार, अभी पार्टी किसी को एडिशनल प्रभार देगी, प्लेनरी सेशन तक कोई बदलाव नहीं होगा। राजस्थान में अजय माकन के इस्तीफा देने से प्रभारी की जगह अब खाली हो गई है, लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है कि अभी पूर्णकालिक प्रभारी के लिए इंतजार करना होगा। रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एडिशनल प्रभार दिया जाएगा, पूर्णकालिक क्यों नहीं? देखिए, तकनीकी तौर पर अभी जो तमाम महासचिव हम लोगों ने अपना इस्तीफा दिया हुआ है और नए अध्यक्ष बनने के बाद उनको अपनी नई टीम गठित करनी है और जिनको प्रभार अगर देना है तो किसी नए को नहीं देंगे, क्योंकि अभी प्लेनरी सेशन नहीं बुलाया गया है और ना ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स का चयन किया गया है, ना ही महासचिव का चयन किया गया है और ना ही प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चयन की प्रक्रिया पूरी हुई है। तो ऐसे में जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं पूरी हो जाती है, और ये माना जा रहा है कि ये प्रक्रिया प्लेनरी सेशन तक होगी, और प्लेनरी सेशन के बारे में सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो जाएगी उसके बाद ही प्लेनरी सेशन बुलाने का कार्यक्रम रखा जाएगा और भारत जोड़ो यात्रा जनवरी के अंतिम सप्ताह तक चलेगी। तो ये मान के चला जा रहा है कि फरवरी तक फिलहाल कोई बदलाव नहीं होंगे। दूसरी जो सबसे अहम चीज बताई जा रही है कि एडिशनल की जो बात की जा रही है, आपको याद होगा कि दिल्ली में भी जब प्रभारी बदले गए दिल्ली के शक्ति सिंह गोहिल, तो उनकी जगह पे अजय कुमार को एडिशनल प्रभार दिया गया, उनको फुल फ्लेज प्रभारी नहीं बनाया गया, क्योंकि अभी पार्टी की तरफ से जब तक प्लेनरी सेशन नहीं होता तब तक किसी को फुल फ्लेज प्रभारी नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में अभी मान के चला जा रहा है किसी को एडिशनल प्रभार दिया सकता है 2-3 महीने के लिए, जब तक प्लेनरी सेशन खत्म न हो जाए। और जहां तक राजस्थान का सवाल है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि फिलहाल कोई परिवर्तन वहां नहीं होने वाला है। जिस तरह से चिट्ठी लिख दिया जाए माकन ने और जो अपनी तरफ से जो शंकाएं जताई थी और जिस तरह से वो आहत थे और उन्होंने बताया था कि 25 सितंबर को जो घटना हुई उससे काफी आहत थे, तो पार्टी उसमें विचार जरूर कर रही है, लेकिन फिलहाल ना ही कोई परिवर्तन होने वाला है। और जहां तक प्रभारी का सवाल है, एक एडिशनल चार्ज जल्दी किसी न किसी को अगले 1 या 2 दिन में मिल जाएगा जी। और ये एडिशनल चार्ज कब तक दिया जाएगा, क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है, किसे दिया जा सकता है? देखिए, नाम को लेकर अभी खुलासा नहीं किया गया, लेकिन मान के चला जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में जल्द ही राजस्थान को नया प्रभारी मिल जाएगा। चूंकि आगे आने वाले दिनों में राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने वाली दिसंबर के पहले सप्ताह में, तो ऐसे में जो भारत जोड़ो यात्रा होगी वो नए प्रभारी के लीडरशिप में ही होगी, नए प्रभारी के अंदर ही होगी। तो ऐसा माना जा रहा है। अभी चूंकि एडिशनल की बात की जा रही है, अभी फुल फ्लेज किसी को नहीं बनाया जाए, क्योंकि फुल फ्लेज के ये जो तकनीकी दिक्कतें हैं, क्योंकि फुल फ्लेज अगर आपको बनाना होगा तो आपको प्लेनरी सेशन लाना होगा। और अभी नियुक्ति अभी चूंकि आप देख रहे हो जो भी नियुक्तियां हो रही हैं पार्टी के अंदर, उसमें सिर्फ जो एडिशनल नियुक्तियां ही हुई है, चाहे वो दिल्ली की बात करें या फिर जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए थे, उनको ना ही सेक्रेटरी बनाया गया, ना ही जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। अमूमन जब भी कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में लोग अटैच किए जाते हैं तो सेक्रेटरी या फिर जनरल सेक्रेटरी रैंक के होते हैं, लेकिन उन्हें भी कोई पद नहीं दिया गया। तो ये तकनीकी चीजें हैं और इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा प्लेनरी सेशन तक का। तब तक किसी भी जो प्रभारी अभी हैं राज्यों को, उनमें से किसी को एडिशनल प्रभार दिया सकता है या फिर किसी नए को भी एडिशनल को कुछ दिनों के प्रभारी बनाया जा सकता है। अच्छा, परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, जिसे भी प्रभार दिया जाएगा पार्टी की तरफ से, वो अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री से बातचीत करके दिया जाएगा, क्योंकि अविनाश पांडे हो या फिर अजय माकन हो, आरोप लगते रहे हैं कि कोई सचिन पायलट गुट समर्थक है, कोई अशोक गहलोत गुट समर्थक है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि अमूमन ऐसा होता नहीं है कि प्रभारी बनाए जाने से पहले प्रदेश के किसी नेता से संपर्क किया जाए। अब वो कांग्रेस आलाकमान ही अपनी तरफ से फैसला लेती है। और अभी जहां तक बात की जा रही है तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी या फिर जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, इनसे संपर्क करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद इसके लिए कोई रास्ता क्या निकाला जाएगा ताकि आने वाले टाइम पे कोई क्लैश ना हो इन दोनों के बीच में, कम से कम प्रभारी को लेकर? तो बिल्कुल, देखिए, राजस्थान को लेकर काफी अभी के हालात को अगर आप देखिए तो कांग्रेस के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और पिछले कई दिनों से जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही थी, सितंबर के महीने में आपने देखा फिर खुद प्रभारी ने इस्तीफा दे दिया, तो कहने की चिंताजनक विषय है कि अगले साल चुनाव होने वाले हैं। अभी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती हुई कि कोई ऐसा प्रभारी बनाया जाए
जिससे दोनों के बीच में बेहतर तालमेल बना सके। सबसे बड़ी चुनौती वहाँ पे है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तालमेल बनाकर रखना। हाँ, बिल्कुल। इस पे पार्टी विचार कर रही है और इसीलिए 8 तारीख को चिट्ठी लिखी थी अजय माकन ने और आज 17 तारीख हो गई। करीब एक सप्ताह होने के बावजूद भी अगर कोई प्रभारी का चयन नहीं किया गया तो पार्टी उस पर मंथन कर रही है और मंथन के बाद ही किसको एडिशनल प्रभार दिया जाएगा उस पर फैसला लिया जाएगा। अच्छा, जो अतिरिक्त प्रभार जो दिया जा रहा है वो क्या इस वजह से तुरंत फैसला लिया गया क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है? देखिए, क्योंकि प्रभारी के पास काफी जिम्मेवारियां होती है और बिना प्रभारी के इतनी बड़ी यात्रा नहीं हो सकती है। अभी चूंकि यात्रा अभी आज महाराष्ट्र में है और अगले 1-2 दिनों में वो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचने वाले। मध्य प्रदेश का जो अगला पड़ाव होगा राजस्थान होगा। तो ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा का जो रिस्पांस कांग्रेस को मिल रहा है वो काफी अच्छा मिल रहा है और वो चाहती है कि इस रिस्पांस, चूंकि राजस्थान में ये पहला प्रदेश होगा जहाँ पे इनकी सरकार है और सरकार रहते हुए यात्रा हो रही है, यात्रा होगी, तो इसमें एक प्रभारी की आवश्यकता। दूसरी बात, जो तालमेल की बात की जा रही है, क्योंकि 2 गुट सामने खुलकर सामने आ चुके हैं और आपने देखा भी होगा पिछले दिनों बयानबाजी भी दोनों गुटों की तरफ से हो रही थी। तो गुट को भी संभाल के रखना, यात्रा को भी सफल बनाना और एक सामंजस्य बनाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। अतिरिक्त प्रभारी पद दिया जाएगा, पूर्णकालिक प्रभारी के लिए अभी इंतजार करना होगा राजस्थान को। केरल के सबरीमाला मंदिर के द्वार मंडलम मकर विलक्कू वार्षिक उत्सव के लिए आज खोल दिए गए हैं। 2 महीने तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान हजारों श्रद्धालु भगवान अयप्पा मंदिर की पूजा के लिए पहुंचेंगे। मंदिर के द्वार बुधवार शाम ही खोल दिए गए थे, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए ये द्वार आज शाम 5 बजे खुलेंगे। मंदिर के अनुष्ठानों की शुरुआत अष्टद्रव्य महागणपति हवन करने के साथ हुई। अष्टाभिषेकम के बाद नयनाभिषेकम शुरू हुआ। पहाड़ मंदिर के श्री कोविल गर्भगृह जिसे कहते हैं को निवर्तमान प्रमुख पुजारी एन परमेश्वरन नंबूदरी द्वारा प्रमुख पुजारी महेश मोहनारू की उपस्थिति में बुधवार शाम 5 बजे खोला गया था। बता दें कि केरल में स्थित 800 साल पुराने सबरीमाला मंदिर में हमेशा से महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी। मान्यता है कि सबरीमाला मंदिर में विराजमान भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी है, इस कारण युवा महिलाओं का प्रवेश यहाँ वर्जित किया गया है। साल 2006 में मंदिर के मुख्य ज्योतिषी ने दावा किया था कि मंदिर में स्थापित भगवान अयप्पा अपनी शक्तियाँ खो रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि मंदिर में शायद किसी कम उम्र की महिला ने प्रवेश किया है। महाराष्ट्र के नासिक में एक तेंदुआ आधी रात एक कुएं में गिर गया। कुएं में गिरने की खबर जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने तुरंत उसकी जान बचाई और वन विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। मामला नासिक के जाखोरी गांव का है, जहां आधी रात में जब तेंदुआ कुएं में गिरा तो काफी देर तक झटपटाता रहा। सुबह ग्रामीण तेंदुए की आवाज सुनकर दौड़े तो परेशान दिखा। इसके बाद ग्रामीणों ने कुएं में लोहे की खटिया रस्सी के सहारे डाली और उसी से ऊपर खींचकर तेंदुए की जान बचाई। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया। इन अधिकारियों ने पिंजरा लगाकर तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुआ अभी भी जिंदा है और इस इलाके में खुलेआम घूमता है। इसका वीडियो भी सामने आया है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे तेंदुआ कुएं में गिरा और फिर ग्रामीणों ने इसकी जान बचाई। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।